हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा कि मैंने कहा था आने वाली वीडियो होगी तो उसमें हम बायोलॉजी के 190 क्वेश्चन देखेंगे। तो ये बायोलॉजी की वीडियो है। ठीक है, इसमें लगभग हम 190 क्वेश्चन देखेंगे। यूपी पीसीएस पीईटी, ठीक है, यूपी पीईटी और हरियाणा सीईटी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी ये वीडियो। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, साइंस के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले जब चैनल बताया था तो लूसेंट की साइंटिफिक लूसेंट की पूरी बुक साइंस की कंप्लीट करा रखी है, चाहे वो ग्रुप सीडी का एग्ज़ाम हो या फिर हो यूपी पीसीएस का या किसी स्टेट लेवल का। क्योंकि अगर साइंस आप लूसेंट की बुक भी कंप्लीट कर लोगे ना, साइंस में इतने डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसीलिए मेरे चैनल पर ओनली साइंस, ठीक है, लूसेंट की बुक से साइंस कंप्लीट कराई गई है। या फिर ये मान लो कि ये हमारे जो साइंस की वीडियो है तो ये चैनल पर दूसरी वीडियो होगी। साइंस की पहली मैंने बुक कंप्लीट करा रखी है, क्योंकि लूसेंट की बुक भी आपने ढंग से पढ़ी है ना, तो स्टेट पीसीएस वगैरह ग्रुप सीडी का एग्ज़ाम हो तो लूसेंट पढ़ के भी काम चल जाता है। साइंस का इतनी डीप में नहीं पूछता। तो चलिए इसमें हम बायोलॉजी देखेंगे और जो कि 190 क्वेश्चन होंगे, तो थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। फ्रेंड्स, आवाज़ थोड़ी गूंज सकती है क्योंकि आज मैं खाली कमरे में बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, तो ज़्यादा अगर मेरी आवाज़ स्लो लगे तो 1.50 या फिर 1.75 पे देखता हूँ। हर वीडियो में बता देता हूँ। अगर मैं ना भी बताऊँ तो आप इसी स्पीड पे देखना और 480 पिक्सल पे। ठीक है ना, 480 पिक्सल पे। तो चलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पहला क्वेश्चन देखिए, पशुओं के शरीर की योजना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये एनाटॉमी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमी यानी कि पशुओं के शरीर की अध्ययन करना या पशुओं की जांच वगैरह करना, तो वो एनाटॉमी कहलाता है। टैक्सोनॉमी क्या कहलाता है? ठीक है, टैक्सोनॉमी का संबंध किससे है? तो ये है जैव विविधता से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑन्कोलॉजी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ऑन्कोलॉजी। ठीक है, फूलों का अध्ययन, एक सेकंड, फूलों का अध्ययन कहलाता है एंड, ठीक है, फूलों का अध्ययन कहलाता है फ्लोरिकल्चर। और यहाँ लिखा है एंथ्रोलॉजी, तो इसको कहते हैं पक्षियों का अध्ययन। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एकोकोशिकीय जीव नहीं है? तो ये हाइड्रा कोई को एकोकोशिकीय जीव नहीं है। ठीक है, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा जीव वगैरह है जिसमें खून नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इस हाइड्रा को याद रखना। कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच एक ऐसा जानवर जीव है जिसको आपने मारा भी होगा। ठीक है, सिलेंडर वगैरह के पीछे छुपा रहता है घर में, रसोई में। ठीक है, तो उसको मारा होगा या फिर मार के देखना कभी, तो उसमें से खून नहीं निकलेगा, उसमें निकलेगा वाइट कलर का एक सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ। ठीक है, तो याद रखना कॉकरोच में खून नहीं पाया जाता और कॉकरोच की जगह ये हाइड्रा ऑप्शन में मिलता है। ठीक है, तो याद रखना हाइड्रा लगाना पड़ेगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसे विज्ञान का जनक कहते हैं? जीव विज्ञान का, तो यह अरस्तु को, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या प्रणाली कोशिका के घटक में नहीं है? ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन। ठीक है, ये न्यूट्रॉन फिजिक्स वर्ड है। ठीक है, बाकी राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम वगैरह। ठीक है, ये बायोलॉजी से संबंधित है, प्राणी जगत से हैं या फिर प्राणी कोशिका से घटक है ये, लेकिन ये न्यूट्रॉन का संबंध है फिजिक्स से। ठीक है, आगे चलिए, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। ये 6ठी 7वीं क्लास का क्वेश्चन है और लेकिन ग्रुप सी डी एग्जाम का और यूपी पीसीएस का पालतू क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी एग्जाम में पूछा गया होगा। कोशिका, ठीक है, कोशिका का पावर हाउस या फिर शक्ति गृह किसे कहते हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, बांस को हम घास के रूप में डिफाइन करते हैं या फिर वर्गीकृत करते हैं। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तनपायी नहीं है? तो मछली एक स्तनपायी नहीं है। ठीक है, बाकी गाय, वेल और बकरी वगैरह, ठीक है, ये स्तनपायी हैं जो दूध देते हैं। ठीक है, आगे चलिए, सबसे बड़ा अंडा, तो ये शत्रुमुर्ग का अंडा है। शत्रुमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है और ये उड़ नहीं सकता, याद रखना। ठीक है, आगे चलिए, कवक के हमलों से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा उपाय है? तो सूरज की रोशनी में सुखाना खाद्यान्नों को। ठीक है, तो कवक वगैरह नहीं लगेंगे। आगे चलिए, सबसे बड़ा पक्षी तो ये बता दिया है, शत्रुमुर्ग है। ठीक है, आगे चलिए, मधुमक्खी के छत्ते में मजदूरों को विभाजन, ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते में सिंपल वे में समझिए। ठीक है, ये पूछने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश कर रहा है उन मक्खियों को क्या कहते हैं जो फूलों से रस चूस कर लाते हैं या फिर जो छत्ता वगैरह बनाते हैं? ठीक है, जो फूलों से रस इकट्ठा करते हैं या फिर रस चूस कर लाते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, मधुमक्खी के छत्ते में मजदूरों का विभाजन रहता है और उन कामगारों को क्या कहते हैं जो फूलों से मधु यानी कि रस वगैरह इकट्ठा करते हैं? तो उनको कहते हैं मध्यलिंगी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये साइंस के क्वेश्चन है, ये एकदम डीप में एनसीईआरटी के। आगे चलिए, पशुओं के ग्रीष्मकालीन निद्रा के तत्व को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं एस्ट्रोबेसेंट। ठीक है, आगे चलिए,
अगला क्या कहता है, जीवाणु की क्या विशेषता होती है। डिफरेंट जीवाणुओं में क्या विशेषता होती है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, यह केवल अपने परपोषी में प्रदर्शित होते हैं। डिफरेंट ये अपने परपोषी में प्रदर्शित होते हैं। आगे चलिए 16वां नंबर क्या कहता है। डिफरेंट किसकी विद्यमानता के कारण चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है, तो चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देखती है संयुक्त आँखों के कारण या फिर नेत्रों के कारण। डिफरेंट आगे चलिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पालतू क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा सांप है जो सिर्फ अपना घोंसला बनाता है, तो ऐसा है नागराज किंग कोबरा। ठीक है, टाइपिंग करने वाले ने भी नागराज ही लिख रखा है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति सर्प के लड़ने का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सी प्रजाति में सांप से लड़ने का गुण पाया जाता है, तो यह है मैंगूस यानी कि नेवला। आगे चलिए, विषाणु। ठीक है, विषाणु में होता है, तो विषाणु में RNA और DNA दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। आगे चलिए, कोशिका दीवार में पाई जाती है, तो कोशिका दीवार में पादप कोशिका पाई जाती है। आगे चलिए, लैक्टिक अम्ल में पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि हमारे से मांसपेशियों में थकान वगैरह किसकी वजह से महसूस होती है, तो ये लैक्टिक अम्ल की वजह से ही हमारे शरीर में थकान वगैरह महसूस होती है, और दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, आगे चलिए, शहद के लिए मधुमक्खियों के पालन को, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको कहते हैं क्या, एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को, या ठीक है याद करना, पीसी कल्चर होता है मछली पालन। ठीक है, और एपीकल्चर होता है मक्खी पालन। ठीक है, आगे चलिए, मानव शरीर में आधारभूत निर्माण इकाई क्या है, तो ये कोशिकाएं हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक मांसाहारी। ठीक है, एक मांसाहारी जानवर है, तो ये बाघ। ठीक है, याद रखेंगे। हिरण शाकाहारी, जेबरा शाकाहारी और गाय भी शाकाहारी है। डिफरेंट, तो यहाँ पूछा है मांसाहारी जानवर कौन है, तो ये बाघ। डिफरेंट, और ये मांसाहार ऐसा नहीं है, ये मतलब A1 क्वालिटी का अपना मतलब रूल वगैरह फॉलो करते हैं। मान लो ये बाघ है। डिफरेंट, तो ये मरते मर जाएगा लेकिन कभी घास फूस नहीं खाएगा, क्योंकि ये मांस वगैरह ही खाता है, मांस पे डिपेंड है। डिफरेंट, और ये हिरन वगैरह हैं, तो ये मरते मर जाएंगे, भूखनों मर जाएंगे, लेकिन कभी मांस को हाथ नहीं लगाएंगे, उसको कहते हैं मांसाहारी। डिफरेंट, और ये गाय वगैरह तो ये भी शाकाहारी में है, यानी कि ये मांसाहारी नहीं है। डिफरेंट, याद रखेंगे। मच्छरों, अगर आपको मच्छर के अंडे ढूंढने हैं तो आपको तालाब में जाना पड़ेगा। डिफरेंट, वही बात बताया जा रहा है, मच्छरों की खोज के लिए आप तालाब में जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, जानवरों के विशिष्ट रूप में केवल किसी दो विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं दो दुर्बल नस्ल। दोबारा देखिए, जानवरों के विशिष्ट रूप से केवल किसी दो विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उनको कहते हैं दुर्बल नस्ल। आगे चलिए, लेडपोल का एक विकासशील चरण है, तो ये मानव का। ये क्वेश्चन एकदम NCERT के डीप के क्वेश्चन है, शायद आपके सर के ऊपर से जा रहे होंगे, आंसर होंगे, बट क्या करें, पढ़ना तो है। ठीक है, अगर किसी को यहाँ समझ ना आ रहा हो तो लूसेंट की बुक पूरी साइंस की कंप्लीट करा रखी है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। ये NCERT के निचोड़ चल रहा है। आगे चलिए, इनमें से सबसे ठीक है, इनमें से एक अंडज जीव नहीं है, तो ये तितली कोई अंडज जीव नहीं है। आगे चलिए, सबसे बड़ा पशु किसका होता है। ठीक है, तो ये सींग गलत टाइपिंग है। यहाँ पर पूछा है सबसे बड़ा बच्चा को जन्म कौन दे सकता है। ठीक है, तो ये हाथी भी लगा सकते हैं। ठीक है, और ब्लू व्हेल। ठीक है, सबसे बड़ा बच्चा को जन्म देती है एक तो ब्लू व्हेल है और हाथी। ठीक है, मैंने नेट पे दोनों चेक करे हैं, तो नेट पे ये भी दिखा रहा है और ये भी दिखा रहा है, और ये सींग यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या लिख दिया मैंने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा C और D। ठीक है, C और D इसका आंसर है। आगे देखिए, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका हो जाएगा कैनिस फैमिलियस। ठीक है, ये हो जाएगा कैनिस फैमिलियस। आगे देखिए, अगर ये पूछ ले घरेलू मक्खी। ठीक है, जो ये मक्खी वगैरह उड़ती रहती है घरों में, तो उसका नाम है फैलिक डोमेस्टिका। ठीक है, और ये नाम है कुत्ते का। ठीक है, और कई बार ये पूछा है कि अगर कुत्ता काट ले तो कौन सी बीमारी हो जाती है, उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया, यानी कि उसको पानी से डर लगने लगता है। आगे चल दिए, अगला देखते हैं। स्टूडेंट्स, बोस इंडिकस। स्टूडेंट, तो बोस इंडिकस है गाय का नाम, यानी कि COW काऊ का, और होमो सैपियंस तो ये मानव का नाम है वैज्ञानिक। याद रखना चारों के चारों। आगे देखिए, पक्ष शत्रुमुर्ग उड़ नहीं सकता, ये ऊपर ही बता दिया था। हाथी
हाथियों में गजदंत है, ठीक है। तो हाथी में गजदंत है ये कृदंत। हाथी के जो आगे के जो दांत होते हैं ना निकले, तो ये होते हैं कृदंत के कारण। अब आप लोग सोचोगे डीप में कभी पढ़ा हो, अगर आप लोगों ने कभी डीप में पढ़ा हो तो आप लोग ज़रा ये बताओ, जो चूहा है ना, तो चूहा हर चीज़ों को क्यों कुतरता रहता है? क्योंकि चूहे के दांतों का साइज ना डे बाय डे इंक्रीज होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। यानी अगर वो ऐसा ना करे ना, चीज़ों को ना कुतरे, तो उसके दांत ऐसे मतलब हो जाएंगे कि उसका जबड़ा, ये ऊपर वाला जबड़ा है और ये नीचे वाला जबड़ा है, तो उसके दांत ऐसे दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं, तो ऊपर वाले जबड़े में गड़ जाएंगे, या फिर ऊपर के दांत बढ़ते बढ़ते नीचे वाले जबड़े में गड़ जाएंगे। तो ऐसे चूहे का जो मुंह है तो वो एकदम लॉक हो जाएगा। इसी वजह से वो अपने दांतों की लंबाई को बढ़ने से रोकने के लिए वो दांतों को, हर चीज़ों को कुतरता रहता है। अगर वो ऐसा ना करे, क्योंकि उसके पास मजबूरी है, उसके दांत इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं, तो इसी वजह से वो दांतों की लंबाई को मेंटेन करने के लिए वो चीज़ों को कुतरता रहता है। और यही प्रॉब्लम है हाथी वगैरह के साथ। बट हाथी दांतों को कुतरता नहीं रहता है, इसीलिए आपने हाथी के दांत देखे होंगे वो बाहर की तरफ ऐसे होते हैं फ्रेंड्स। हाथी के दांत देखे होंगे, खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। तो हाथी के दांत दांत हाथी के साथ भी यही प्रॉब्लम है, लेकिन वो चीज़ों को कुतर नहीं पाता, तो इसी वजह से उसके हाथ दांत देखे होंगे आपने बहुत ही लंबे चले जाते हैं फ्रेंड्स। यही बात बताना चाहता हूँ। हाथियों में जो गजदंत होते हैं तो वो कृदंत टाइप के होते हैं। आगे चलिए। स्तनपायी प्राणी है तो ये चमगादड़, ये यूपीपीसीएस का पालतू क्वेश्चन है, गिद्ध वाला। अगर इसको मैं डीप में ले जाऊं तो 5-7 मिनट ले सकता हूं मैं आपके। कई बार यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में गिद्ध क्यों नहीं पाए जाते। अब ये यूपीपीसीएस का पालतू क्वेश्चन है, कई बार पूछा है कि भारत में गिद्ध क्यों नहीं पाए जाते, तो कोई रीज़न होगा। कई लोग ये कहते हैं कि जो फॉरेन कंट्री वालों ने एक ऐसी दवाई छोड़ी तो गिद्ध उसको सूंघ के सब चले गए हैं फॉरेन कंट्री। ऐसा कुछ नहीं है। ये गिद्ध क्यों मर गए हैं फ्रेंड्स? ये मर गए हैं, कहीं चले नहीं गए, ये मर इसलिए गए हैं। इन सब के पीछे कारण है केमिकल, फ्रेंड्स। केमिकल सब का कारण है, मान लो। चलो इसके ऊपर पूरी कहानी है, वो डिटेल में बता देता हूँ। आजकल क्या हो रहा है फ्रेंड्स, मान लो हर चीज़ में केमिकल की मिलावट हो रही है। अगर भैंस है फ्रेंड्स, भैंस बीमार वगैरह है, दूध नहीं दे रही है फ्रेंड्स, उसके थनों में दूध नहीं उतर रहा है, तो एक इंजेक्शन आता है ऑक्सीटोक्सिन नाम का। तो इंजेक्शन जैसे ही लगाया जाता है ना, भैंस को लगा दिया जाता है, तो उसके थनों में तुरंत दूध उतर आता है फ्रेंड्स। जैसे ही वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया, मान लो भैंस बीमार है, दर्द है या फिर बुखार वगैरह है, जो भी है, तो डॉक्टर आता है, या फिर डॉक्टर नहीं, घर वाले ही इंजेक्शन लगा देते हैं, तो ये उसके थनों में दूध तुरंत उतर आता है। क्या है, ये केमिकल का कमाल है। और जो इंजेक्शन वगैरह होता है वो हाई डोज का होता है। और एक पशुओं को जो दर्द वगैरह होता है, तो दर्द से आराम के लिए डिक्लोफिनेक नाम की एक गोली आती है, ठीक है ना। अब ये इंसानों के लिए दी जाती है डिक्लोफिनेक, दर्द वगैरह की गोली आती है। तो ये पशुओं के लिए ना हाई डोज की आती है, और इतनी हाई डोज की होती है तो ये पशु ज़्यादा दिन तक मतलब इसे देते रहोगे ना, तो पशु का एक टाइम ऐसा आएगा, भैंस वगैरह को दोगे तो ये भैंस वगैरह मर जाएगी। इतना मतलब हाई डोज होता है। और फिर मरी भैंस को लोग डाल आते हैं जंगल वगैरह में फ्रेंड्स। तो ये जंगल वगैरह में होते थे गिद्ध, फिर ये इन मरी भैंसों को खाते थे, क्योंकि गिद्ध का काम ही है फ्रेंड्स, मतलब मांस वगैरह को खा के उसे गला सड़ा कर ख़त्म करना। तो ये गिद्ध वगैरह खाने लग गए उन भैंसों को, और उन भैंसों के अंदर था केमिकल, यानी कि वो जो डिक्लोफेनेक नाम की दवा दी जाती थी ना, हाई डोज, तो वो भैंस वगैरह उसे पचा नहीं पाती थी, एंड टाइम पर वो मर जाती थी, और फिर मरी भैंसों को खाते थे ये गिद्ध। और गिद्ध भी इनको पचा नहीं पाए, तो धीरे धीरे गिद्ध भी मरने लग गए। तो आपने देखा होगा, ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहा हूँ, कई बार ये पूछा है कि अब भारत में गिद्ध क्यों नहीं दिखाई देते, तो उसका आंसर हो जाएगा डिक्लोफेनेक नाम की एक दवा आती थी, जो कि अब इंडियन गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। तो याद रख लेना, डिक्लोफेनेक नाम की दवा से मतलब वो दवा खाई भैंस ने, भैंस उसको झेल नहीं पाई, पचा नहीं पाई, भैंस गई मर, और फिर मरी भैंस को खाते थे ये गिद्ध। फिर गिद्ध भी झेल नहीं पाए उस दवा का असर, क्योंकि जो टिश्यूज़ वगैरह थे भैंस के अंदर, तो वो भैंसों को खाया था गिद्ध ने, तो गिद्ध वगैरह भी झेल नहीं पाए। इस वजह से सारे गिद्ध लगभग मरने लग गए होंगे। जब आप छोटे वगैरह होगे तो आपने खूब गिद्ध अपने आसपास गांव में देखे होंगे, लेकिन आजकल गिद्ध देखने के लिए तरस रहे हैं। तो समझ गए, ठीक है ना। ये फॉरेन कंट्री वालों ने कोई दवा ववा नहीं छोड़ी, तो मेन कारण यही है। और ये जो ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन वगैरह होता है,
ये लेडीज़ों को भी लगा दिया जाता है। मान लो कोई लेडीज़ वगैरह प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट के दौरान जब उसकी डिलीवरी होती है तो डिलीवरी होते ही टाइम बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाता है, लेकिन उसकी माँ बहुत कमज़ोर है, मतलब कोई लेडीज़ वगैरह है ठीक है, तो वो डिलीवरी के टाइम काफ़ी कमज़ोर है, तो उसके मतलब ब्रेस्ट मतलब दूध नहीं निकलता, तो उस दूध को मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए बच्चे को, तो उस लेडीज़ के भी जो ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन है तो वही लेडीज़ों को भी लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से तुरंत दूध उतर आता है और फिर बच्चे को दूध पिलाया जाता है। समझ गए होंगे, भैंसों के लिए भी यही है और ऑक्सीटोसिन नाम का, और ये लेडीज़ों को भी लगा दिया जाता है ताकि बच्चा पैदा हो और उसे तुरंत माँ का दूध मिले। अगर तुरंत माँ का दूध नहीं मिलता तो आपने कई बच्चे देखे होंगे, उनको चाहे कितना खिलाओ पिलाओ डिपेंड, शुरू से ही मतलब कमज़ोर होते हैं, वो लास्ट तक कमज़ोर ही रहते हैं, किसी की हड्डियाँ वगैरह शुरू से ही मुड़ जाती हैं, तो वो सब जब बच्चा पैदा होता है तो उसे तुरंत माँ का दूध चाहिए होता है। अगर मान लो माँ ही कमज़ोर है तो उसके फिर ब्रेस्ट फीडिंग कहाँ से होगी, तो माँ के लिए ठीक है ये इंजेक्शन भी काम कर देता है वहाँ पर। आगे चलिए, एक व्यस्त मानव में पूरा पाचन तंत्र तथा मुंह से गुदा डिफरेंट सिंपल वे में समझिए। ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है कि जो मानव शरीर में जहाँ पर खाना पचता है ना, तो ये छोटी आंत की लंबाई पूछ रहा है, ये है 9 मीटर ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक मानव में पूरा पाचन तंत्र अर्थात मुंह से गुदा तक की लंबाई क्या होती है, तो ये है 9 मीटर ठीक है। समझ गए होंगे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है मानव शरीर में जो भोजन पचता है तो वो कहाँ पचता है, वो छोटी आंत में। समझ रहे होगे, आगे चलते हैं। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे नापा जाता है, तो ये कैलोरीज में मापा जाता है, कई बार बता दिया है। और ये जब मैंने आपको करा रहा हूँ ना इंडियन हिस्ट्री क्या बोल रहा हूँ इंडियन इकोनॉमी करा रहा हूँ, तो ग्रामीण वालों के लिए बताई हुई है गवर्नमेंट ने 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी, याद रखना ठीक है। और भोजन को कैलोरी में मापते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में ठीक है, और ये फैटी वगैरह ये सब हम आगे देखेंगे। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर की उपस्थिति मधुमेह का कारण होती है, तो ये है ग्लूकोज ठीक है। ये बताया जा रहा है कि डायबिटीज़ वगैरह का होने का क्या कारण है, तो ये है ग्लूकोज। आगे देखिए, टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः डैश रूप में माना जाता है, तो ये है सुक्रोज में ठीक है। जो दानेदार चीनी वगैरह है ठीक है, तो उसमें सामान्यतः सुक्रोज के रूप में जाना जाता है उसे, दानेदार चीनी को। आगे देखिए, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूल की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ठीक है, यहाँ पूछा है दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है स्टैंडर्ड डी डाइजेशन ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, विटामिन ए ठीक है, गाजर खाओगे तो विटामिन ए मिलेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलिए, नमक की मात्रा हमारे शरीर में 2 होती है ठीक है, और कई बार ये पूछ लेते हैं नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl ठीक है, NaCl। आयोडीन की कमी से हो जाता है गलगंड या फिर घेंगा रोग ठीक है। विटामिन ए की कमी से न रतौंधी हो जाती है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और रिकेट्स वगैरह हो जाता है, किससे, विटामिन डी की कमी से। आगे चलते हैं, विटामिन ए संबंधित है तो विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल ठीक है। इन सब की ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी आपको, कहाँ, ओनली ट्रिक के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है। कोबालामीन ये होता है B12 ठीक है, B12 को कोबालामीन कहते हैं। रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है, स्कॉर्बिक एसिड सी को कहते हैं, और अमीनो अम्ल ठीक है, अमीनो अम्ल तो ये प्रोटीन वगैरह में पाया जाता है। आगे देखते हैं ठीक है, अमीनिया या फिर रक्त अल्पता किसके प्रभाव के कारण होता है, तो ये फोलिक एसिड ठीक है। आगे चलिए ठीक है, एनीमिया किसके कारण होता है, तो ये होता है फोलिक एसिड। आगे चलिए, मुंह में लार ठीक है, मुंह में ही लार भोजन के बाले भाग में पचा देती है ठीक है, मुंह में लार भोजन के बाले भाग में पचा देती है, तो ये स्टार्च ठीक है। आगे चलिए, अगला देखिए, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी हो जाती है, तो ये विटामिन डी, ये बता दिया है। आगे चलते हैं ठीक है, रक्त का स्कंदन किसके यानी कि रक्त का थक्का किसकी वजह से कौन से विटामिन के कारण नहीं जमता, तो विटामिन के ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कर लो यहाँ ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का या रक्त का स्कंदन नहीं जमता ठीक है, तो ये विटामिन के यानी कि यहाँ होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी आंसर ठीक है, ऐसे ये सी नहीं है।
ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट, ऐसे याद रखना। हीमोग्लोबिन के अभाव से तो एनीमिया एनीमिया हो जाता है स्टूडेंट, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है स्टूडेंट। गलगंड हो जाता है या घोंगा घोंगा हो जाता है आयोडीन की कमी से। स्कर्वी स्टूडेंट, स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। रतौंधी हो जाता है विटामिन ए की कमी से। और यहाँ पर पूछा हीमोग्लोबिन की तो एनीमिया। आगे चलते हैं। स्कर्वी किस विटामिन के अभाव से स्कर्वी रोग होता है, तो ये बता दिया विटामिन सी की कमी से स्टूडेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये स्कर्वी हो जाएगा विटामिन सी की कमी से। रक्त का थक्का नहीं जमता विटामिन के की कमी से। विटामिन ए की कमी से हो जाता है क्या, रतौंधी स्टूडेंट्स। विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है बताइए, तो ये हो जाता है वेरी वेरी। खाना बनाते समय किस विटामिन के नष्ट होने की संभावना रहती है, तो विटामिन सी स्टूडेंट। विटामिन सी, आप मान लो आलू की सब्ज़ी वगैरह काट रहे हो, फिर काटने के बाद धोते हो ना, तो धोने से विटामिन सी निकल जाता है स्टूडेंट। आगे देखिए, किस विटामिन को स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, तो विटामिन सी को कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, मसूड़ स्टूडेंट, दांत की मजबूती के लिए, या फिर क्या पूछा है यहाँ, किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंधता स्टूडेंट बंधता हो जाता है, तो विटामिन ई की वजह से प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है स्टूडेंट्स। विटामिन ई स्टूडेंट, विटामिन ई चाहिए तो आपको गेहूं का तेल वगैरह एवन क्वालिटी में लेना पड़ेगा। पालक वर्ण स्टूडेंट, पालक वर्ण में भारी मात्रा में पाया जाता है, तो ये कैरोटीन ही पाया जाता है स्टूडेंट। पालक में क्या पाया जाता है, तो पालक में पाया जाता है लोह वगैरह स्टूडेंट, और विटामिन ए में पालक पाया जाता है। याद रखना, अगर विटामिन ए चाहिए तो आपको पालक वगैरह खाना पड़ेगा दबा के। और ये लोहा वगैरह होता है विटामिन में स्टूडेंट, और यहाँ कैल्शियम वगैरह विटामिन में, इसमें पालक में नहीं होता। और कैरोटीन होता है हमारे नाखूनों में स्टूडेंट, समझ गए होगे। आपको अगर पालक में भारी मात्रा में क्या पाया जाता है, तो ये लोहा और विटामिन ए, यानी कि ए और सी आंसर होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर ये पूछ ले पालक में कौन सा विटामिन होता है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट्स, विटामिन ए होता है। और कई बार ये डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि विटामिन ए के लिए प्रचुर मात्रा में क्या खाना चाहिए, तो गाजर स्टूडेंट, गाजर याद रखना, कैरेट। बट यहाँ पूछा पालक वर्ण में भारी मात्रा में क्या पाया जाता है, ये लोहा स्टूडेंट, लोहा पाया जाता है, कैल्शियम बिल्कुल नहीं पाया जाता। और कैरोटीन वगैरह पाया जाता है हमारे नाखूनों में स्टूडेंट, समझ गए होगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, एक दो क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक हो गए हैं। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सफलतापूर्वक पाच्य स्रोत माना जाता है, तो ये सोयाबीन स्टूडेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोटीन पाना है सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन के तेल में स्टूडेंट, या फिर सोयाबीन में। उसके बाद दालें स्टूडेंट्स, और अंडे में क्या होता है, तो अंडे की जर्दी में होता है क्या, विटामिन डी। विटामिन डी, अंडा खाओ, अंडे की तरी वगैरह खाओ, विटामिन डी मिलेगा। और विटामिन डी मिलता है सूर्य से भी स्टूडेंट्स। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन के तेल में। सोयाबीन उत्पादन में एमपी नंबर 1 है, ये सब करा रखा है इंडियन एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स। अगर ये पूछ ले लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो मांस उत्पादन से। और कुछ रह गया क्या, और कुछ नहीं रह गया स्टूडेंट्स। आगे चलिए स्टूडेंट्स, आगे देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, इसकी ट्रिक है कीड़ा गया बसा में स्टूडेंट। यहाँ पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जल में विलनशील है, यानी कि पानी में घुलने वाला विटामिन है, तो याद रखना बी और सी स्टूडेंट्स, बी और सी। अगर ये याद ना होता हो स्टूडेंट्स, यहाँ पूछा जल में घुलनशील विटामिन है, तो सी आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। अगर ये पूछ ले बसा में कौन सा विटामिन घुलनशील है, तो मैंने ट्रिक बताई है ना, कीड़ा गया बसा में। मान लो ये विटामिन लिखे हुए हैं ए डी के ए स्टूडेंट्स, ये विटामिन ही है, मैंने बी सी को ऐड नहीं किया, क्योंकि बी और सी होते हैं पानी में घुलनशील स्टूडेंट्स, तो ये बी सी पानी में घुलनशील है। अगर ये पूछ ले कि बसा में कौन कौन से घुलनशील है, तो इनकी ट्रिक है कीड़ा गया बसा में, ये 4 विटामिन है। अब इनको मैं सीक्वेंस में अरेंज कर देता हूँ कि ये देखिए स्टूडेंट, ये चारों विटामिन है, इनको मैंने कीड़ा लिख दिया है। ये विटामिन ही है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के स्टूडेंट, इनको मैंने कीड़ा लिख दिया है, यानी कि कीड़ा गया बसा में। ये चारों विटामिन है जो बसा में घुलनशील है स्टूडेंट, समझ गए होगे। ये देखिए के, एक ई और डी, डी ए स्टूडेंट, इसको इन चारों विटामिन से मैंने कीड़ा लिख दिया है स्टूडेंट, ये विटामिन ही है, बट आप याद रखना कीड़ा स्टूडेंट, कीड़ा गया बसा में, समझ रहे होगे। इन सब की ट्रिक की वीडियो लगा रखी है, ओनली ट्रिक के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी स्टूडेंट्स। आगे देखिए, यहाँ पर पूछा था जल में घुलनशील है, तो ये विटामिन डी घुलनशील नहीं है, ये हो जाएगा विटामिन सी और बी जल में घुल जाते हैं, और बाकी कीड़ा गया बसा में, याद रखना। आगे चलिए, किस जीवाणु
किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है? ये है लैक्टोबैसिलस स्टूडेंट्स। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दूध से दही का जमना किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो लैक्टोबैसिलस। आगे देखिए, विटामिन ई की कमी से ये बता दिया जनन क्षमता में कमी हो जाती है। वेरी वेरी विटामिन बी की कमी से रिकेट्स वगैरह हो जाता है। विटामिन डी की कमी से गलगंड हो जाता है। आयोडीन की कमी से। ठीक है, अगर मेरी आवाज़ तेज़ लग रही हो तो थोड़ा स्लो भी कर सकते हो आप। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण अरक्ता या फिर एनीमिया हो जाता है? तो लोहा की कमी से। ये कई बार बता दिया है। ठीक है, लोहे की कमी से। आगे देखिए, हमारे शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण तत्व है तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होगी। ठीक है, प्रोटीन चाहिए होगी हमारे शरीर को डेवलप होने के लिए। आगे चलते हैं। आयोडीन। ठीक है, खाद्य पदार्थ पर आयोडीन की 2 बूंदें डाले जाने पर नीला काला रंग प्राप्त होता है जो उपस्थिति को इंगित करता है। तो ये स्टार्च। स्टूडेंट्स, मान लो खाद्य पदार्थ पर आयोडीन की 2 बूंदें डाल दो स्टूडेंट्स, तो ये नीला और काला रंग प्राप्त होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये ऐसा होता है स्टार्च की वजह से। आगे चलिए, दही किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा होता है? तो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। स्टूडेंट्स, आगे चलिए, लैक्टिक एसिड की वजह से दही खट्टा होता है। टार्टरिक एसिड इमली वगैरह में पाया जाता है जो कि कई बार पूछ लेता है। दूध का घनत्व लैक्टोमीटर के द्वारा नापा जाता है, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं। हाइड्रोमीटर से मापते हैं क्या? तो ये करंट, ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। सबसे स्टूडेंट, इसमें से सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो ये ग्लूकोज। आगे चलते हैं। अगला क्या कहता है, इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा हमें किससे मिलती है? तो आलू से। स्टूडेंट्स, आलू से ऊर्जा मिलती है। विटामिन नींबू वगैरह में पाया जाता है विटामिन सी, और मटर वगैरह पे मेंडल ने प्रयोग किया था। और भी अंडे से मिलता है विटामिन डी। स्टूडेंट, समझ गए होंगे। तो यहाँ विटामिन अधिक ऊर्जा की बात की तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है आलू से। स्टूडेंट, विटामिन नींबू वगैरह में पाया जाए विटामिन सी, अंडे से मिलता है विटामिन डी, और मटर वगैरह पे हाथ वगैरह आजमाए थे किसने? मेंडल ने। सुक्रोज का एक सामान्य नाम है तो ये साधारण चीनी। आगे देखिए, इनमें से कौन मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। स्टूडेंट, हमारे शरीर के लिए क्या क्या जरूरी है? एक तो प्रोटीन जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, और जरूरी है वसा। तो ये तीनों चीज़ किस में मिलेंगी? स्टूडेंट्स, प्रोटीन जरूरी है हमारे शरीर के निर्माण के लिए यानी डेवलपमेंट के लिए, और दूसरा है वो कार्बोहाइड्रेट, और तीसरा है वसा। तो इन तीनों चीज़ को अगर आप पाना चाहते हो एक ही साथ, तो दाल चावल खाइए और थोड़ा घी मिलाइए। ठीक है, घी में मिलेगी आपको वसा, दाल में मिलेगा आपको प्रोटीन, और चावल में होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसलिए दाल चावल अच्छी तरीके से खाने चाहिए। आगे चलिए, यदि कोई मीठा रहे, ठीक है, यदि कोई मीठा रहे चपाती को कुछ देर के लिए चबाएं तो वह विशिष्ट मीठे स्वाद का एहसास कराती है। मान लो ये पूछ रहा है, ठीक है, कोई मतलब चपाती को थोड़ी देर तक चबाता रहे तो खाना वगैरह थोड़ा हल्का हल्का मीठा सा लगने लगता है, वो किसकी वजह से हो जाता है? तो ये हो जाएगा मुंह में कार्बोहाइड्रेट शर्करा में बदलने लगता है या फिर बदल जाता है। आगे देखिए, यकृत का कार्य है तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज का संग्रहण करना। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रहण करना, ये कार्य किसका है? तो यकृत का। आगे देखिए, मानव, ठीक है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो हम ऑक्सीजन, जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, श्लेष्म झिल्ली या फिर श्लेष्म झिल्ली की सूजन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ब्रेकाइट्स। ठीक है, ब्रेकाइट्स। आगे चलिए, जैसे फेफड़ा, ठीक है, जैसे फेफड़ा ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे फेफड़ा ऑक्सीजन से संबंधित है वैसे ही हृदय रुधिर से संबंधित है। ठीक है, समझ गए होंगे। यानी कि हृदय संबंधित है खून से, ठीक है, यानी कि रक्त से या फिर रुधिर से, और फेफड़े का संबंध है ऑक्सीजन से। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। निम्न में से किसे सामान्यतः स्वर यंत्र कहा जाता है? तो स्वर यंत्र कहा जाता है ये वाक्य यंत्र को। ठीक है, आगे देखिए, एनीमिया। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं? एनीमिया तो अलग चीज़ है, लोहे की वजह से एनीमिया हो जाता है, बट यहाँ लिखा है निमोनिया। तो ठीक है, अगर आपको निमोनिया बीमारी हो जाए तो आपके फेफड़े धीरे धीरे सूजन आने लगेगी और फेफड़े दर्द करने लगेंगे। ठीक है, आगे देखिए, रुधिर समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो ये पूछने की कोशिश कर रहा है। जो ब्लड ग्रुप है तो उसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, यहाँ पर पूछा जाता है मानव शरीर में, एक वयस्क मानव शरीर में 4-5 लीटर खून होता है। ठीक है, 4। आगे देखिए,
रुधिर फैक्टर RH की खोज निम्न में से किस जानवर के संदर्भ में की जाती है? तो ये बंदर, ठीक है। RH फैक्टर वगैरह की खोज सबसे पहले बंदर के आधार पर की गई थी या फिर बंदर के संदर्भ में की गई थी? आगे देखिए, मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, तो इनका एक सेकेंड फ्रेंड्स, तो ये मैंने करा दिया ना। मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाएं की आयु कितनी होती है? तो ये 120 दिन, फ्रेंड्स। एक सेकेंड, ये 75 नंबरिंग 2 बार हो गई है क्या? फ्रेंड यहाँ भी 75 है, जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। यहाँ भी 75 है फ्रेंड्स, तो इसे भूल जाओ, इसे याद रखना, ठीक है। ये करा दिया ना 75, 3 बार टाइप हो गया, ठीक है। 3 बार नंबर दे दिया एक ही क्वेश्चन को 75 को, ठीक है। तो रुधिर के RH घटक की खोज के संदर्भ में किस जानवर के संदर्भ पर आधारित है? तो ये बंदर, ठीक है। जो RH वगैरह फैक्टर की खोज की थी तो वो बंदर को आधार बनाकर की गई थी, ऐसे याद रखना। और अब आइए यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ भी है, ठीक है। जो मानव लाल रक्त कणिकाओं की आयु होती है या फिर इनका जीवन काल होता है 120 दिन का, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, लोहा, ठीक है। ये बहुत ही जल्दी, मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर ये PDF टाइप वगैरह की हुई है, ठीक है। तो इसी वजह से थोड़ी जल्दबाजी के कारण थोड़ी ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। डाटा ऊपर नीचे नहीं, मतलब थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था, लगभग आपको शाम तक वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए, खून का लाल रंग तो ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। आगे देखिए, किस रुधिर वर्ग, ठीक है, यानी कि ये पूछा जाता है जो सबको दे सकता है खून अपना, तो वो होता है ब्लड O, ठीक है। O ग्रुप का होता है, ठीक है। समझ गए होगे, यानी कि जो सबको दे सकता है अपना खून तो वो होता है O। और जो सबका ले सकता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं A, ठीक है। यहाँ देखिए कौन सा रुधिर है, यानी कि कौन सा ग्रुप समूह सर्व यांत्रिक पावक है, ठीक है। अजीब ही ये हिंदी लिख रखी है, सिंपल वे में समझ लो। जो सबको ब्लड ले सकता है तो उसको कहते हैं AB, और जो सबको दे सकता है उसे कहते हैं O, ठीक है। अजीब हिंदी की लिस्ट टाइप कर रखी है। आगे देखिए, लाल रुधिर कणिकाएं प्लीहा को नष्ट करती हैं, ठीक है। आगे चलिए, तो मानव शरीर के जो हृदय है तो इसका भार होता है 300 ग्राम, ठीक है, यानी कि मानव के दिल का भार होता है 300 ग्राम। आगे चलिए, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने, ठीक है। मानव शरीर में रुधिर यानी कि रक्त की बात हो रही है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, मानव शरीर का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, बट ये 70 to 72 है, ठीक है। तो कई जगह ये 72 भी लिखा मिलेगा, तो आप देख के टिक करना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है? तो ये रुधिर बिंबाणु। आगे चलिए, लाल रुधिर कणिकाएं निर्मित होती हैं तो अस्थि मज्जा में, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा 87 नंबर क्या कहता है, इनमें से किस में रुधिर नहीं होता, ठीक है। तो ये बता दिया है, यानी कि ये पूछ रहा है इसमें से किस में खून नहीं होता, तो ये कॉकरोच वगैरह में खून नहीं होता, ठीक है। और यहाँ ऑप्शन में आपको कॉकरोच लिखा नहीं मिलेगा, उसमें मिलेगा आपको हाइड्रा, ठीक है। आपने मारा हुआ कॉकरोच वगैरह, ठीक है, तो उसमें खून नहीं निकलेगा, कभी मार के देखना, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, केचुआ, ठीक है। कई बार ये UPPC में पूछा है कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो ये केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। ये खेतों में घुसा रहता है, ठीक है। खेतों की मिट्टी को अंदर से खोद के एकदम मुलायम बना देता है, और इसी को कहा जाता है किसान का मित्र। ये UPPC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और कई बार ये पूछ ले कि किसान केचुए के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसके कहते हैं वर्मी कल्चर। आगे देखिए, भुजाओं और पैरों में रुधिर, ठीक है, यानी कि हाथों और पाँव में खून गुरुत्व के विरुद्ध प्रभावित होता है, ठीक है, एवं और इसके वापसी प्रभाव को रोका जा सकता है। तो कैसे रोका जा सकता है? सिराओं के रुधिर के अत्यंत कम दाब के द्वारा रोका जा सकता है, ठीक है। मतलब ये भुजाओं से यानी अपने हाथों से पैरों की तरफ जो खून वगैरह जाता है, ठीक है, तो ये गुरुत्व के विरुद्ध प्रभावित होता है, और इसकी वापसी को, इस खून को वापस आने से कैसे रोका जा सकता है? तो ये सिराओं के रुधिर के अत्यंत कम दाब के द्वारा, ठीक है। समझ के हो गया। आगे देखिए, हृदय का पेसमेकर कहते हैं, तो ये कहते हैं एस नोड का होता है, ठीक है। ऐसे नोड का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार ये भी पूछ लेता है डायरेक्ट पेसमेकर का संबंध किससे है, तो इसका दिल से है, बट यहाँ पूछा है हृदय का पेसमेकर कैसा है, तो ये होता है ऐसे है अनोड का। ये हमारी है रक्तदाब, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना कि अपना BP वगैरह चेक करवाओ, ठीक है। तो ये होता है 120
इंटू 80, डिफरेंट समझ गए होगे, यानी कि सामान्य रुद्रचाप जिसको बोलते हैं बीपी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है, ठीक है। तो ये कंधा एक अक्षीय हड्डी में नहीं आता। आगे चलिए, डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, तो ये मैक्रो कोई जोड़ नहीं है, डिफरेंस। बाकी ये बॉल और सॉकेट ये जोड़ है, डिफरेंस। ग्लाइंडिंग ये भी जोड़ है, तो और सैंडल ये भी जोड़ है, बट कि मैक्रो कोई जोड़ नहीं है, डिफरेंस। ये सब हम डिटेल में किसी दिन पढ़ेंगे, बट अभी आप सीधा देखते जाइए क्योंकि पेपर पीईटी का बिल्कुल पास आ गया है, डिफरेंस। आगे चलिए, असंगत को चुनिए। ये इंसाइजर, कैनाइन और मोलर और ये हड्डी, डिफरेंस। तो ये ऊपर के तीनों दांत के प्रकार हैं और ये हड्डी ये अलग है, डिफरेंस। ये ऊपर इंसाइजर दांत है, कैनाइन दांत है, मोलर दांत है, और ये हड्डी कोई दांत नहीं है, हड्डी ये हड्डी आपको पता ही होगा, डिफरेंस। इंसाइजर की बात बता दूं, ये तीन चार दांत के प्रकार हैं, डिफरेंस। तो देख लेते हैं इंसाइजर दांतों को। इंसाइजर दांत ये होते हैं जो हमारे फ्रंट के दांत होते हैं ना, डिफरेंस। जो कोई हंसता वगैरह है, डिफरेंस। ये दांत भी मुझे बनाने नहीं आते, पता नहीं कहाँ जाऊँगा मैं, डिफरेंस। अपना दांतों मतलब अपना संबंध है, डिफरेंस। क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था तो अपना ड्राइंग वगैरह से कोई लेना देना नहीं था। मान लो ये दांत हैं, जो आप हंसते हो ना, सामने के जो ये दो दांत होते हैं, ये 2-3 दांत दिखाई देते हैं सामने हंसते टाइम, तो इनको कहते हैं इंसाइजर दांत, ठीक है। समझ गए होंगे, सामने के दांत वगैरह होते हैं जो हंसते टाइम दिखाई देते हैं, तो इसको कहते हैं इंसाइजर दांत। और ये कैनाइन दांत आपने देखा होगा, जो ये 3-4 दांत के बाद यहाँ पर एक नुकीला दांत होता है, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है, और ये मानव को मांसाहारी प्रकृति का दिखाता है, ठीक है। इन कैनाइन दांत का मिलना है तो ये साबित होता है कि इंसान एक मांसाहारी प्राणी में है। इसीलिए इंसान को किस में रखा जाता है, इंसान को रखा जाता है कैटेगरी में सर्वहारी में, यानी कि वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, इसीलिए मानव को सर्वहारी कैटेगरी में रखा जाता है। समझ गए होगे। जो सामने हंसते हुए जो सामने के 2 दांत दिखाई देते हैं या फिर 3 दिखाई देते हैं किसी किसी के, तो उनको कहते हैं इंसाइजर दांत। और कैनाइन दांत जो ये 2-3 दांत के बाद देखना आपके जो ये दांत वगैरह हैं, तो इनमें 1-2 नुकीले दांत हैं, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। और ये किसके लिए है, कैनाइन दांत किस लिए भगवान ने दिया है, तो ये चीर फाड़ करने के लिए। मान लो आप चिकन वगैरह खा रहे होते हो ना, तो आप सामने से कभी नहीं काटते हो, जो ये साइड में होता है ना कैनाइन दांत, यहाँ की तरफ आप खींचते हो, फ्रेंड्स। तो ये मतलब चिकन वगैरह काटने फाड़ने के लिए दे रखा है कैनाइन दांत, फ्रेंड्स। और यही कई बार ये यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि मनुष्य शाकाहारी है या मांसाहारी है, तो ये किस चीज़ से पता लगता है। तो ये 2-3 टॉपिक हैं, ठीक है। इस पे हम किसी बाद में चर्चा करेंगे, और उनमें से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कैनाइन दांत का मिलना। और ये कैनाइन दांत का मिलना ये दिखाता है कि मनुष्य मांसाहारी प्रकृति का है, क्योंकि कैनाइन दांत का प्रयोग किया जाता है मांस को चीरने फाड़ने के लिए। आपने देखा होगा, आप गन्ना वगैरह खाते हो तो इधर कभी सामने से नहीं काटोगे, क्योंकि ये चीरने फाड़ने का काम करता है कैनाइन दांत। और जो ये जानवर वगैरह होते हैं जिनके दांत नुकीले वगैरह होते हैं, तो इनको कैनाइन दांत ही कहते हैं, ठीक है। और मोलर टीथ वगैरह होती हैं, जो ये मोटी मोटी सी जो ये दाढ़ वगैरह होती है ना, जो ये बिल्कुल अंदर की तरफ होती है, तो उनको कहते हैं मोलर दांत, ठीक है। और इसको शायद अक्ल दाढ़ भी कहते हैं, ठीक है। इतनी जानकारी बहुत है। ये दांत के प्रकार है तीनों, लेकिन हड्डी इनसे अलग है, ठीक है। किसी दिन साइंस में जब डीप में चलेंगे तो ढंग से चर्चा करेंगे, ठीक है। इंसाइजर दांत सामने के दांत होते हैं, कैनाइन दांत मतलब जो चीर फाड़ करने के लिए दिए गए हैं, या फिर आप चिकन वगैरह खाते हो चीर फाड़ करने के लिए कैनाइन दांत एकदम साइड से खींचतानी करते हो, या फिर आप गन्ना वगैरह खाओगे, ठीक है, तो सामने के दांतों से कभी आप काटोगे नहीं, क्योंकि काटने के लिए जो इंसाइजर वगैरह बनाया हुआ है, ठीक है। आगे चलिए, सबसे लंबी हड्डी है ये फीमर है, ये जांघ में पाई जाती है, ठीक है। फीमर समझ गए होंगे, फीमर सबसे लंबी हड्डी है। और ये टिबुला, ठीक है, या टिबुला या फेबिया, तो ये कहाँ पाई जाती है, तो आप बता सकते हो कोई। ये पाई जाती है हमारे पैर में। आगे देखिए, ग्रीवा के सूरक कहाँ अवस्थित है, तो ये गले में, ठीक है, ये हड्डी है एक। आगे चलिए, मानव की हड्डी फैबुला, तो ये बता दिया पैरों में पाई जाती है, फैबुला या फिर टिबिया। आगे चलिए, पसलियाँ होती हैं हमारे शरीर में 2 दर्जन। आगे देखें, निम्नलिखित में इनमें से किसी से तैराकी में सहायता नहीं मिलती, ठीक है। तो ये बता रहा हूँ, इनमें से किसी से तैराकी में सहयोग में सहायता नहीं मिलती, तो ये गलफड़े, ठीक है। गलफड़े का तैराकी से कोई लेना देना नहीं है। आगे देखिए, ह्यूमरस हड्डी, ठीक है। ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती थी, ये ऊपरी भुजा में।
साइंस आज बहुत दिन बाद पढ़ा रहा हूँ और बहुत दिन बाद भी मैंने पढ़ी है डिपेंड, तो इसी वजह से थोड़ा बोलने में हिचकिचाहट सी हो रही है। आगे चलिए। लंबी हड्डी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मानव शरीर में नहीं होता, तो ये होता है, बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्दन का घुमाव एवं दोनों तरफ मुड़ना डिपेंड। तो ये लंबी हड्डी की वजह से नहीं होता। आप मतलब आप अपनी गर्दन सेंटर में डिपेंड सेंटर से इधर घुमा सकते हो हल्की इधर, और ये आप ये कहो कि मैं पूरी 360 डिग्री घुमा दूँ अपनी गर्दन को, तो ये नहीं हो सकता। और ये किसकी वजह से नहीं हो सकता, तो ये गर्दन का घुमाव एवं दोनों ओर मुड़ना, तो ये लंबी हड्डी की वजह से नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप एक लिमिट में ही अपनी गर्दन को घुमा सकते हो। आगे चलिए। निम्नलिखित में से सबसे व्यस्त मानव शरीर अंग कौन सा है, तो ये हृदय। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या कहते हैं, सबसे बड़ी ध्वनि वगैरह कौन सी है, तो यकृत। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से वह विकार कौन सा है जिसमें अस्थिपुंज में कमी और भूरभूरेपन में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये पूछने की कोशिश कर रहा है, यानी कि बोन मास और फ्रजाइलिटी। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। निम्नलिखित में से वह विकार कौन सा है जिसमें अस्थिपुंज में कमी और भुरभुरेपन में वृद्धि होती है, तो ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस। और कई बार ये पूछ लेता है हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, आगे देखिए। दांत और अस्थि को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत है। ठीक है, कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी है हमारी हड्डियों और दांतों के मजबूत के लिए। आगे चलिए। मानव त्वचा की मोटाई होती है 2 मिलीमीटर। ठीक है, आगे देखिए। एंडोक्राइजन ग्रंथि का स्राव होता है हार्मोन से। ठीक है, एंडोक्राइजन ग्रंथि का स्राव होता है, तो ये हार्मोन से। आगे चलिए। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि, तो ये खोपड़ी में होती है और इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है, तो ये ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। आगे देखते हैं। किसी मानव के मूत्र में, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, मानव शरीर के जो यूरिन वगैरह होता है तो उसमें मिलता है यूरिया। डिपेंड, लेकिन यूपीपीसीएस वालों ने तो हद कर दी। 2-3 बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि मान लो आप कॉलेज में हो या फिर बस स्टैंड वगैरह पे हो, तो आप जैसे वहाँ पर वो बने होते हैं ना सुलभ शौचालय वगैरह, तो आप उसमें बाथरूम वगैरह करने जाते हो, तो वहाँ पर एक तीक्ष्ण मतलब एक अजीब ही प्रकार की तीक्ष्ण गंध आती है और वो हमारे नाक को चुभती है, आँखों में चुभती है, तो वहाँ पर कौन सी गैस होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस का पूछा हुआ बता रहा हूँ। तो जो कॉलेज के मूत्रालय वगैरह में या फिर सुलभ शौचालय में या फिर बस स्टैंड वगैरह पे आपने देखा होगा, तो वहाँ पर आप बाथरूम वगैरह जाओगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी आँखों में और एक नाक में चुभने वाली गंध होती है, तो वहाँ पर कौन सी गैस होती है, तो ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और वहाँ पर भी अमोनिया होती है। ठीक है, याद रखेंगे, अमोनिया गैस होती है। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन कई बार अगर ये पूछ ले कि आप अगर स्विमिंग पूल वगैरह में नहाने जाते हो, ठीक है, तो नहाने के बाद आपके शरीर में मतलब खुरखुराहट सी हो जाती है या फिर कहीं से आपकी जो त्वचा है वो कट फट जाती है, तो किसकी वजह से हो जाता है, तो वो हो जाता है जो स्विमिंग पूल वगैरह होता है, तो स्विमिंग पूल का पानी साफ़ करने के लिए क्लोरीन गैस मिलाई जाती है। ठीक है, तो क्लोरीन गैस की वजह से शरीर में मतलब रूखापन सा आ जाता है और कई जगह से त्वचा वगैरह कट फट जाती है। ठीक है, ये भी यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और क्लोरीन बहुत ही खतरनाक गैस होती है। जहाँ भी वाटर प्लांट वगैरह लगा होगा वहाँ क्लोरीन गैस यूज हो रही पानी को शुद्ध करने के लिए, और वहाँ पे एक अलग से ही बोर्ड लगा देते हैं बाहर कि दिस एरिया इज रेस्ट्रिकेटेड बिकॉज दिस प्लांट इज़ यूजिंग क्लोरीन गैस। ठीक है, तो यहाँ क्लोरीन गैस का यूज हो रहा है, तो इससे दूर ही रहिए। आगे चलिए। तापमान मनुष्य का होता है 36.9। ठीक है, बट ये कई जगह आपको पूरा 37 भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो आप 36.9 देख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंसू के स्राव का कारण है, तो ये लैक्रिमल। ठीक है, मतलब आंसू कहाँ से कौन सी ग्रंथि से निकलते हैं, तो ये लैक्रिमल। ठीक है, आगे चलिए। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, जो हमारी त्वचा का रंग है तो ये है मेलानिन के कारण। ठीक है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कि गेहुआ कलर का है, कोई ब्लैक है। ठीक है, तो ये सब मेलानिन की वजह से होता है। पुतली। ठीक है, तो ये पुतली होती है मानव की आँख में। ठीक है, पुतली किसका हिस्सा है, तो ये मानव की आँख। आगे चलिए। उपकला उत्तक। ठीक है, 1 सेकेंड। आगे देखिए। उपकला उत्तक
को भी कहा जाता है, तो ये संरक्षी ऊतक कहा जाता है। ठीक है। एक हार्मोन जिसका स्राव केवल स्त्री से होता है, तो स्त्री का हार्मोन है प्रोस्टोजोन। ठीक है, प्रोस्टोजोन या फिर प्रोस्टोस्टेरोन। और ये मानव का पूछ ले, मेल का है तो ये है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। आगे चलते हैं। इंसुलिन, इंसुलिन का स्राव किससे होता है, तो ये अग्नाशय से होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन कहते हैं, यानी कि बाहरी ग्रंथि और अंतरस्रावी ग्रंथि। ठीक है। आगे चलिए। खुजली। ठीक है। आप मान लो कहीं खुजली हो रही है आपके, तो आप खुजला दोगे तो वहाँ आराम मिलता है, तो वो किसकी वजह से मिलता है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिए। इसमें कुछ स्नायु उत्तेजित होकर मस्तिष्क को एंटी हेस्मेटिक रसायनों के उत्पादन बढ़ाने में निर्देश देता है। ठीक है। तो ये देखिए मतलब खुजली से संबंधित क्वेश्चन है। आप खुजा दोगे तो आराम मिलेगा, तो उसके किसकी वजह से मिलेगा, जो इसके कुछ स्नायु ऊतक उत्तेजित होकर मस्तिष्क के एंटी एस्टोमेटिक रसायन के उत्पादन में बढ़ावा देने का निर्देश देते हैं। ठीक है। इसकी वजह से आपको आराम मिलता है। आगे देखिए। गर्भाशय में बढ़ते भ्रूण की छवि देखने के लिए। ठीक है। मान लो कोई लेडीज प्रेग्नेंट है और वो मतलब ये देखना चाहती है कि मेरे पेट में लड़का है या लड़की, तो वो क्या कराती है, तो वो अल्ट्रासाउंड कराती है। ठीक है ना, सिंपल वे में समझिए। लेकिन अब ये इंडिया में बैन हो गया। ठीक है। ये देखिए वही क्वेश्चन लिखा हो, गर्भाशय के बढ़ते भ्रूण की छवि को देखने के लिए प्रयुक्त जन्म पूर्व तकनीक को क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड। बट ये इंडिया में अब बैन हो गया। ठीक है। लेकिन अब भी कुछ लोग चोरी छुपे कर लेते हैं। ठीक है। मिर्गी। ठीक है। तो ये मिर्गी किसकी बीमारी है, ठीक है, तो ये तंत्र की बीमारी है। आगे देखिए क्या हो रहा है आज। आगे चलिए। एड्रेनो। ठीक है। एड्रेनो क्या लिखा है ये, इसको तो बोलने के लिए मेरी जीभ में छाले पड़ जाएंगे। ठीक है। एड्रेनो कॉक्टी। ठीक है। एड्रेनो कॉक्टी कोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है। अजीब ही नाम है बट जो भी है अच्छा है। ठीक है। एड्रेनो कॉक्टी कोप्रोटिक हार्मोन है, तो ये है पीयूष ग्रंथि का। आगे चलिए। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबल 1901 में, तो ये डिप्थीरिया के टीके के लिए दिया गया था। ठीक है। और ये हाल फिलहाल में जितने नोबल प्राइज मिले हैं तो इनकी वीडियो लगा दी गई है, आप देख सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन, तो ये BCG का टीका लगाया जाता है। आगे चलिए। शरीर में कैल्शियम ऑक्सीलेट। ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम ऑक्सीलेट की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तो उससे हो जाती है पथरी। ठीक है। और ये आजकल बहुत ही चरम सीमा पर है ये बीमारी। आगे देखिए। सीरियोसिस। ठीक है। सीरियोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये यकृत को। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है, तो डिप्थीरिया का संबंध कोई दिल से नहीं है। ठीक है, याद रखना। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कार्डियोग्राम किससे संबंधित है, तो ये दिल से संबंधित है। अलीसा टेस्ट ये एड्स के लिए होता है, ये लेकिन एक सेकंड क्या लिख रखा है, अलीसा टेस्ट तो ये एड्स के लिए होता है, HIV के लिए। ठीक है। ये यहाँ पर एलिसा टेस्ट एड्स के लिए ऑप्शन ऊपर ही। ठीक है। क्वेश्चन ही। ठीक है। HIV याद रखना है, ये क्या लिखा है बाहर में जाए। ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ एड्स के लिए होता है एलिसा टेस्ट। ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ही ऊपर नीचे कर रखे हैं। ठीक है। आगे चलिए। एड्स शरीर के किस को प्रभावित करता है, तो एड्स हमारे शरीर में जो लड़ने वाले बीमारी से लड़ने वाले जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वगैरह है, तो उसको नष्ट करता है एड्स का वायरस। आगे चलिए। इन्फ्लुएंजा तो क्या है, इन्फ्लुएंजा एक विषाणु है, यानी कि एक वायरस है। ठीक है। इन्फ्लुएंजा एक विषाणु है। आगे चलिए। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुख्य पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है, तो ये हैजा। ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन ऐसे बना कि हैजा किसकी वजह से होता है, तो हैजा होता है दूषित पानी पी लो, दूषित खाना वगैरह खा लो, यानी कि बासा कूसा खाना खा लो और गंदा पानी पी लो दूषित। ठीक है। तो उसकी वजह से हो जाता है हैजा। ठीक है। समझ रहे होगे। कई बार ये पूछ लिया जाता है टाइफाइड। ठीक है। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो अगर आपको भगवान ना करे आपको कभी टाइफाइड हो, अगर टाइफाइड हो भी जाए, अगर कभी हुआ हो, ठीक है, तो आपको कई बार क्वेश्चन ये बना है कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो वो होता है बिडाल टेस्ट। ठीक है। जब आपको टेस्ट की पर्ची दी जाती है तो डॉक्टर उस पर देखना टाइफाइड के टेस्ट पे वहाँ पर W लिख देगा, तो इस W का मतलब होता है टाइफाइड के टेस्ट को बोलते हैं बिडाल। ठीक है। बिडाल टेस्ट होता है। ठीक है।
एलिसा टेस्ट होता है एड्स के लिए, विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए, और क्या बता दूँ, और ये मलेरिया वगैरह तो आपको पता ही होगा, मच्छर से होता है, हैजा बता दिया, दूषित खाने वगैरह से होता है, एड्स वगैरह, ठीक है ना। तो ये दूषित खून चढ़ा देने से यहाँ एक दूसरे की सुई यूज करने से होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके कारण सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर चर्म कैंसर यानी कि स्किन कैंसर हो जाता है। तो ये सिंपल वे में समझिए, सूर्य के प्रकाश की किरणें यानी कि जो पराबैंगनी किरणें हैं, तो उससे हमारे शरीर को त्वचा कैंसर हो जाता है, ठीक है ना। सिंपल वे में समझिए। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, ठीक है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चेचक। आगे चले या कुछ और बताऊं? चेचक की खोज याद रख लेना, एडवर्ड जेनर, और क्या कहते हैं, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो ये शायद पोलियो के टीके की खोज की थी, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है? तो ये सफेद यानी कि WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल को कहा जाता है मानव शरीर का रक्षा तंत्र, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस रोग से पीड़ित लोगों को इंसुलिन दिया जाता है? तो यानी कि डायबिटीज़ के लोगों को इंसुलिन दिया जाता है, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित मानव शरीर का कौन सा हिस्सा टाइफाइड से प्रभावित होता है? तो ये आंत, ठीक है, ये बता दिया शुरू में ही। आगे चलिए, निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में से फल का सेवन मधुमेह रोगी के स्पंदन के रूप में किया जाता है, यानी कि जिसको डायबिटीज़ वगैरह होती है ठंड, तो उसको डॉक्टर बताते हैं तुम ज़्यादा से ज़्यादा अमरूद वगैरह खाया करो। आगे चलिए, बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबायोटिक किस प्रकार कार्य करता है? तो ये करता है, यह बैक्टीरिया के लिए आवश्यक जैव रासायनिक मार्गों के रासायनिक मार्गों को अवरुद्ध कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिए, किसके द्वारा जापानी एन्सेफेलाइटिस फैलता है? तो ये मच्छर के द्वारा, कुत्ते के काटने से क्या होता है? रेबीज वगैरह, ठीक है। और मच्छर से मलेरिया, और दूषित जल से होता है हैजा। ये देखिए, पागल कुत्ते के काटने से क्या होता है? तो हाइड्रोफोबिया, इसे मतलब पानी से डर लगने लगता है। आगे चलिए, मलेरिया, तो ये मादा एनाफ्लीज की वजह से होता है, ठीक है। ये देखिए, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनाफ्लीज। डिप्थीरिया और पोलियो का टीका, तो ये, ठीक है, डिप्थीरिया और पोलियो का टीका रोका जा सकता है टीका प्रतिरक्षण के द्वारा, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है कि डिप्थीरिया और पोलियो को रोका जा सकता है, तो टीका प्रतिरक्षण के द्वारा रोका जा सकता है। आगे चलिए, किस सूक्ष्म जीव में से एड्स होता है? तो एड्स होता है जीवाणु से, नहीं जीवाणु से नहीं, विषाणु से, ठीक है, विषाणु से होता है, याद रखेंगे। BCG, ठीक है ना, BCG का टीका, तो ये तपेदिक के लिए लगाया जाता है। आगे चलिए, ये बता दिया, पोलियो की वैक्सीन का जोनास साल्क ने खोज की थी, ठीक है ना। पोलियो की वैक्सीन का खोज जोनास साल्क ने की थी, ठीक है ना। तो ये फिर लुई पास्चर किसका बता दिया, ठीक है ना। आई थिंक ये चेचक का है, ठीक है। पोलियो के टीके की खोज की थी जोनास साल्क ने, ठीक है। और यहाँ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी किसकी? पेनिसिलिन की, ठीक है। और रॉबर्ट कोच ने की थी, बताइए, कोशिका। पायरिया, तो पायरिया संबंध है तो दांतों के मसूड़ों से, ठीक है। आगे देखिए, आमतौर पर वर्ण आंद्रता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो ये आनुवंशिक प्रकृति की बीमारी है जिसमें कि आदमी लाल और हरे रंग में डिफरेंस नहीं क्लियर कर पाता। आगे देखिए, अजीब ही हिंदी लिखी हुई है, यहाँ देखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फ्रेंड, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को किसने अपने क्रम विकार के सिद्धांत से पेश किया था? तो ये डार्विन, ठीक है, डार्विन। हिंदी भी पढ़ देते हैं। योगतम की उत्तरजीविका, ठीक है, योगतम की उत्तरजीविका को किसने अपने क्रम बार में प्रस्तुत किया था? तो डार्विन। आगे देखिए, वर्ण आंद्रता से पीड़ित व्यक्ति को लाल और, ये बता दिया, लाल और हरे रंग में वो डिफरेंस क्लियर नहीं कर पाता, ठीक है। मानव पुरुष में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं? तो ये XY, ठीक है। सबसे पहला क्लोन तो ये डोली नामक भेड़ का तैयार किया गया था, कई बार पूछा है। आगे चलिए, अगला देखिए, क्लोनिंग पद्धति में किस प्रकार की कोशिका द्वारा एक नए जीव की उत्पत्ति की जाती है? तो इसको कहते हैं कायिक पद्धति, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से, ये बता दिया, पेनिसिलिन की खोज, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पूछा क्या, निम्नलिखित में से कौन पेनिसिलिन के आविष्कारक थे? ठीक है, पेनिसिलिन की खोज बताई जा रही है ना,
तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा डिफेंड्स। इस क्वेश्चन को भूल जाओ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बता आंसर है डिफेंड्स। याद रखना जो बताया, ये देखिए ये है A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिफेंड्स। वहाँ तो बता दिया ना डिफेंड्स। ये आज 2 घंटे में PDF 190 क्वेश्चन टाइप करवाए हैं, 3 डिफेंड्स। एक मैं बैठा था, 2 लड़के और थे, 3 बंदे बैठे थे टाइपिंग करने कंप्यूटर पे, तब जाके 2 घंटे में ये टाइप हुई है डिफेंड। तो थोड़े बहुत ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं डिफेंड प्रिंटिंग मिस्टेक से, तो उसको भूल जाना। जो भी क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह है तो उसको मैंने साथ साथ क्लियर किया है डिफेंड्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल डिफेंड्स। लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। निषेचन के बाद निर्मित एकल कोशिका को कहते हैं युग्मज डिफेंड्स। आगे देखिए थैलेमिया डिफेंड्स। थैलेमिया एक अनुवांशिक रोग है जो प्रभावित करता है तो रुधिर को डिफेंड, यानी कि हमारे खून को। DNA डिफेंड, DNA की फुल फॉर्म पूछिए तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डिफेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछिए। आगे चलिए, आगे देखिए थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर डिफेंड्स। तो ये दी थी लैमार्क ने डिफेंड्स। आगे देखिए हिंदी में भी पढ़ देता हूँ, हिंदी में डिफेंड निम्नलिखित में से कौन सी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर डिफेंड, तो ये लैमार्क की थ्योरी थी। एक वंशानुगत रोग जिसमें रुधिर का थक्का नहीं जमता, तो डिफेंड्स थक्का नहीं बनता, जिससे सिंपल वे में समझ लिए डिफेंड्स। मान लो अगर किसी को हीमोफीलिया बीमारी है डिफेंड्स, ये हीमोफीलिया इस क्वेश्चन का आंसर है डिफेंड्स। ये राम कथा लिखी हुई है, इसे भूल जाइए, मैं सिंपल वे में समझाता हूँ। मान लो किसी को हीमोफीलिया बीमारी है डिफेंड्स, अगर उसको थोड़ा भी कट लग जाए, कटपट लग जाए या चाकू लग जाए हाथ में, या ब्लेड वगैरह लग जाए, या फिर वो कहीं गिर जाए डिफेंड्स, तो गिर जाए, अगर एक बार खून निकलना आरंभ हुआ ना, तो फिर ये हीमोफीलिया ऐसी बीमारी है तो इसमें खून का जो बहाव है ना तो वो रुकता नहीं है डिफेंड्स। तो यही क्वेश्चन कह रहा है। ये देखिए एक अनुवांशिक रोग जिसमें रुधिर का थक्का नहीं बनता, जिसके चलते एक मामूली सी कट के कारण डिफेंड, जिसके कारण मान लो आपको छोटी सी चोट वगैरह भी लग जाए डिफेंड, तो ये खून वगैरह आपका रुकता नहीं है, जिससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो इस रोग को कहते हैं हीमोफीलिया डिफेंड, सिंपल वे में समझिए। आगे चलिए डिफेंड्स, आगे चलिए थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर सिलेक्शन डिफेंड। तो ये चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, तो ये चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी। आगे देखिए आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम, तो ये होमो सैपियंस है, कई बार बता दिया है डिफेंड्स। आगे चलिए, निम्नलिखित में से समानता का पता करें डिफेंड, यानी कि टमाटर, अमरूद, तरबूज और ये संतरा, ये क्या है, ये एक प्रकार के फल हैं डिफेंड्स, याद रखना। आगे देखिए पौधे की पत्तियों में जल के बाष्पीकरण को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसपैरेशन डिफेंड, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफेंड्स। अभी सिर्फ आप इस 190 क्वेश्चनों को याद रखना, लेकिन जब मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा ना उस टाइम हम सब कुछ देखेंगे डिफेंड्स। कई बार ये पूछ लेता है पत्तियों को मतलब पत्तियों में डिफेंड्स, ये जाइलम वगैरह होता है ना, तो ये पौधों को क्या कार्य करता है, तो जा से बनेगा जाइलम और जा से बनेगा जल डिफेंड्स। ये पौधे में जल पहुँचाने का काम करता है डिफेंड्स, यानी कि जड़ों से ऊपर तक पौधे को जल पहुँचाता है जाइलम डिफेंड्स। और फ्लोएम डिफेंड्स, एफ से बनेगा फ्लोएम और एफ से बनेगा फूड डिफेंड्स। तो ये पौधों के लिए खाना तैयार करने का काम करता है फ्लोएम डिफेंड्स। फ्लोएम का काम है फूड बनाना, यानी कि पौधे के लिए खाना बनाना। ये दोनों कई बार हज़ारों बार एग्जाम में पूछे डिफेंड्स। जाइलम का काम है पौधों में जल पहुँचाना, मतलब जड़ों से ऊपर तक, और पौधों के लिए खाना कौन बनाता है, तो फ्लोएम से बनेगा, एफ से बनेगा फ्लोएम और एफ से बनेगा फूड डिफेंड। तो फूड बनाने का, खाना बनाने का काम है फ्लोएम का पौधों के लिए डिफेंड। आगे चलिए, पौधों का कौन सा भाग वायु मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, तो ये पत्तियाँ डिफेंड्स। आगे चलिए, पौधों का अपना पोषण मुख्यतः इनमें से किससे प्राप्त होता है, तो ये मिट्टी से डिफेंड्स। मिट्टी में बहुत सारे खनिज लवण वगैरह हैं। आगे देखिए मूंगफली एक तेल देने वाला पौधा है डिफेंड, तेल उत्पादक पौधा। आगे देखिए गुरुत्वानुवर्तन क्या है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पादपों की गति को कहते हैं गुरुत्वापरिवर्तन डिफेंड। आगे चलिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ऑक्सीजन वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती डिफेंड। ऑक्सीजन के बिना भी प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। RUBP डिफेंड, एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो ये होती है प्रकाश संश्लेषण में डिफेंड। आगे चलिए, पौधों में जीवन होता है तो ऐसा बताया था JC बोस जीन है डिफेंड। आगे देखिए, बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगीकरण में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण डिफेंड। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में गैस है 78% नाइट्रोजन। आगे चलिए, क्लोरोफिल रंजक का रंग है
क्लोरोफिल होता है हरे रंग का। ठीक है, अभी ये पूछ रहे क्लोरोफिल मैग्नीज में क्या पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल सूक्ष्म, एक सेकेंड। अब चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, जो पत्ती वगैरह देखे होंगे आपने, पत्तियों के जो पत्ती होती है तो उनके ऊपर ऊपर छोटे छोटे से छेद होते हैं। ठीक है, तो उन छेदों को कहते हैं स्टोमेटा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म छिद्र जो पत्तियों में फलक में पाए जाते हैं, तो पत्तियों के छेदों को कहते हैं स्टोमेटा। सबसे बड़ा पुष्प है तो ये रेफलेशिया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पौधों का आहार। ठीक है, तो ये पत्तियाँ तैयार करती हैं। पौधों का आहार कारखाना है तो ये पत्तियाँ। ठीक है, पत्तियाँ। आगे चलिए, पौधों का कौन सा भाग सांस लेता है, तो बताइए कौन सा भाग सांस लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी ईस्ट, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईस्ट के जनन द्विखंडन के माध्यम से होता है, यानी कि ईस्ट में जनन द्विखंडन के माध्यम से होता है। पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर वर्तिका और ये वर्टिका, तो ये किसके हिस्से हैं, तो ये पुष्प के। आगे चलिए, रिस्किया। ठीक है, रिस्किया, माइक्रेशिया और फ्यूनेरिया किसका उदाहरण है, तो ये बायोफ्राइटा का। आगे चलते हैं, घास किस प्रकार की जड़ पाई जाती है, तो ये पार्श्विक जड़ कहते हैं। ठीक है, घास में पार्श्विक जड़ पाई जाती है, ऐसे याद रखना। पौधे के किस भाग से केसर, तो ये वर्तिकाग्र से केसर प्राप्त होता है। और केसर उत्पादन में है राज्य जम्मू एंड कश्मीर। स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। बीज अंकुरण में किस रूप में जाना जाता है, तो ये अंकुरित के रूप में जाना जाता है, बीज का अंकुरण। ठीक है, प्याज, प्याज एक तना है। ठीक है, रूपांतरित तना। आगे चलिए, पौधे पौधे में जल के गमन के लिए कौन उत्तरदायक होता है, तो ये दारू। ठीक है, ये दारू नहीं है, यहाँ पर वो आएगा जाइलम। ठीक है, यहाँ पूछा ना, पौधे के जल के गमन के लिए जाइलम उत्तरदायित होता है, जाइलम। ठीक है, ये दारू कहाँ से आ गया। ठीक है, यहाँ जी भी वर्ड टाइप कर दिया है। आगे चलिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनमें से कौन वायुमंडल नाइट्रोजन को मिट्टी से स्थिर नहीं कर सकता, तो ये है पेंसिलिन। ठीक है, पेंसिलियम है ये। आगे चलिए, आलू की आंखें उपयोगी होती हैं, तो ये प्रजनन के लिए उपयोगी होती हैं। अब आपको हो गया, आलू में तो आंखें होती नहीं है, बट आप ध्यान से देखना, आलू वगैरह में सब कुछ होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है, तो ये पालक। आगे देखिए, अगला क्या कहता है, जैविक कारकों के नियंत्रण उपयोग जैसे जीव और एंजाइमों के द्वारा मानव उपयोगी पदार्थों का उत्पादन करना कहलाता, तो यह जैव प्रौद्योगिकी। आगे देखिए, बायोटेक्नोलॉजी शब्द ये कार्ल्स एरकी ने दिया था। ठीक है, आगे चलिए, अनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी कि मैकेनिकल की बात हो रही है। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में होता है, तो ये हो जाएगा डी, कृत्रिम डीएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, लगभग 87 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इस चैनल का नाम याद रखते हैं। ठीक है, इवन क्वालिटी की वीडियो देखने के लिए, डाटा देखने के लिए। ये हमारी बायोलॉजी की आज पहली वीडियो थी, लगभग 1.5 साल बाद मैंने साइंस पढ़ाई है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मुझे भी अजीब सा ही लग रहा है पढ़ा के, क्योंकि क्लिष्ट हिंदी लिखी हुई थी। ठीक है, और साइंस की हिंदी और ख़ासकर बायोलॉजी की एकदम टफ होती है। ठीक है, बट जो भी था, बट A1 क्वालिटी के 187 क्वेश्चन थे और NCERT का निचोड़ था ये 11वीं 12वीं क्लास का। ठीक है, तो कंटेंट वगैरह पसंद आता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं। और आप एग्ज़ाम से रिलेटेड हर वो वीडियो, ठीक है, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी की हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी को, या फिर हो हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री की हो, या फिर एंसेंट हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को, या फिर हो मेडिवल हिस्ट्री की, तो उन सारी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आने वाली वीडियो होगी, ठीक है, तो PT के लिए जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, आने वाला प्रैक्टिस सेट होगा हिंदी का। ठीक है, तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह हो तो चैनल को वीडियो को लाइक कर सकता है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट।